हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। मैं सुधा पांडे, आपकी हिंदी शिक्षिका, हिंदी अनुगूंज पाठमाला कक्षा 7 की पाठ 2 फटा हुआ बूट को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। स्टूडेंट्स, पहले की तरह ही जैसे हम बाकी के चैप्टर्स में पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहले हम पाठ परिचय को पढ़ेंगे, फिर उसके जीवन मूल्य को पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम पूरे पाठ का सारांश जानेंगे और फिर हम चैप्टर के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बाद से इसके शब्दार्थ को पढ़ते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब अलग अलग वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास कार्य को भी पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पाठ के परिचय को। आफ्टर दैट क्रम वाइज हम लोग इसको पढ़ते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये है चैप्टर 2 फटा हुआ बूट। सबसे पहले हम पाठ परिचय को पढ़ेंगे। ये जो पाठ है वो एलिया नाम के एक व्यक्ति को केंद्र में रख कर के लिखा गया है, जो बहुत ही शायद गरीब रहता है और उसके एक चाचा रहते हैं जो किसी दूसरे शहर में रहते हैं। उनकी संपत्ति का वारिश यही रहता है और एक बार क्या होता है कि वो बीमार पड़ जाते हैं और उनसे मिलने के लिए रास्ते में जा रहा होता है, लेकिन गरीबी के कारण इसके जूते फटे होते हैं और अपने फटे जूतों के कारण इसे शर्म आती है, तो ये क्या करता है, किसी और के जूते चुरा लेता है। लेकिन क्या होता है कि उसकी आत्मा उसको धिक्कारती है और ये जूते उसको वापस करके, मतलब वहीं पे ले जा करके रख देता है। ये इस पाठ का परिचय है। इस पाठ का जीवन मूल्य क्या है? लालच में अंधा होकर व्यक्ति गलत रास्ते पर चल पड़ता है। अगर अंतर मन की सच्ची आवाज़ सुनी जाए तो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे अंदर जो लालच होती है वो घर कर जाती है और उसके चलते हम बहुत सारे गलत काम करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम टाइम से, मतलब समय पर अपने अंदर की आवाज़ को सुन लें, अपने आत्मा की आवाज़ को सुन लें, तो कभी भी किसी व्यक्ति से कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के सारांश को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि रीड कर देती हूँ, उसके बाद से आपको समझाऊंगी तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। एलिया कचहरी में बेकार सा रहता था। उन दिनों लोग कचहरी से दूर ही रहना पसंद करते थे। बड़े से बड़े वकील भी छोटे छोटे मुकदमे लेने के लिए मजबूर थे। एलिया के पास तो कोई भी मुकदमा न आता, फिर भी वह कचहरी में जाता और वहाँ एकांत में बैठकर अपनी पत्नी को संबोधित करके कविताएं लिखा करता। एक दिन रास्ते में एक परिचित गाड़ीवान ने एलिया को रोकते हुए कहा, मैं अभी अभी तिर्सनोवा से आ रहा हूँ। वहाँ मैं तुम्हारे चाचा से मिला था, वे सख्त बीमार हैं। एलिया घर लौटा तो उसकी पत्नी घर के सामने धूप में खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। एलिया ने चाचा की बीमारी की खबर उसे सुनाई तो उसके शांत गंभीर चेहरे पर बेचैनी की बजाय रहस्यमय मुस्कुराहट आई। उसे देखकर एलिया के होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। तो मैं जाता हूँ, एलिया ने कहा। आगे वह कुछ न बोला। पत्नी उसके मन की बात समझ गई। चाचा मरने पर अपनी सारी संपत्ति उसे दे जाने वाले थे। तभी उसने पति के फटे हुए बूट की ओर देखते हुए पूछा, रास्ते के खर्चे का भी कुछ ख्याल किया है? ठीक है, मतलब इनके पास गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि एक जूते खरीदने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन ये उम्मीद पर थे कि जब चाचा जी मरेंगे और वो अपनी सारी संपत्ति हमारे नाम करेंगे तो हमारे जो खर्चे हैं वो चलेंगे। क्योंकि जिस टाइम की ये बात है, उस टाइम जो ये तो वकील थे और उस टाइम जो कोर्ट था, जो कचहरी थी, वहाँ पर मुकदमे बहुत कम आते थे। लोग कोर्ट कचहरी से बहुत दूर रहना पसंद करते थे। इसलिए इन लोगों की क्या, मतलब कि एलिया की पॉकेट मनी भी नहीं हो पाती थी। मतलब कुल मिला के एलिया गरीब था। ठीक है, इसकी चिंता ना करो, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं। एलिया अपने चाचा के शहर के लिए रवाना हो गया। रास्ते में वह तेजी से चलता हुआ अपने फटे बूट के बारे में सोच रहा था कि वह उसे किसी न किसी तरह चाचा के घर तक पहुंचा दें तो बहुत अच्छा हो। रात हुई तो ठंड बढ़ने लगी। एलिया को लगा कि उसके पांव ठंड को जैसे छूने लगे हैं। उसने अपने खस्ता बूट की तरफ देखा तो वह अब मरम्मत के लायक भी नहीं रह गया था। उसे पहनकर चलने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। फिर यह ख्याल भी तकलीफ दे रहा था कि ऐसा बूट पहनकर चाचा के घर में जाना बेइज्जती वाली बात होगी, लेकिन कोई चारा नहीं था।
तब वह बूट की ओर से ध्यान हटाकर चाचा की संपत्ति पाने और भविष्य में सुखी जीवन बिताने के बारे में सोचने लगा। ठीक है, उसने ऐसा क्यों कहा कि इसकी चिंता ना करो, क्योंकि उसे लग रहा था कि अभी तो मैं चाचा के घर तक पहुंच ही रहा हूं और अभी चाचा मरने ही वाले हैं और चिंता करने की कोई बात नहीं है। किसी तरह से ये जूते मुझे चाचा के घर तक पहुंचा दें, फिर उसके बाद उनकी संपत्ति मिलने पर मेरे पास तो जूते ही जूते होंगे और मेरी जो भी इच्छा रहेगी मैं उसे पूरी कर लूँगा। वह अपना सुनहरा भविष्य देख करके वो खुश होने लगा। एक पल के लिए तो उसे ऐसा झेप लग रहा था कि ऐसे जूतों में अगर मैं अपने चाचा के घर गया तो उसकी इंसल्ट होगी, मतलब मेरी बेइज्जती होगी। लेकिन जब उसने अपने सुनहरे भविष्य के बारे में सोचा, मतलब चाचा की संपत्ति के बारे में सोचा, तो उसे बहुत आनंद आया। एक गांव आने पर वह रात बिताने के लिए एक धर्मशाला में ठहरा। मेरे ख्याल से चाचा जी का गांव बहुत दूर था, इसलिए वो रास्ते में कहीं ठहर गया। कम किराए में उसे एक गंदी छोटी सी कोठरी मिली। वहां दो व्यक्ति पहले से ठहरे हुए थे, वे दोनों ही सोए हुए थे। धर्मशाला का हालत तो आप जानते ही हैं, और उसमें भी एलिया के पास पैसे नहीं थे, तो उसे क्या मिल सकता है, गंदी कोठरी ही तो मिलेगी, अच्छा कहाँ से मिल सकता है। एलिया अपने उन्हीं कपड़ों में लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई। उसने अपने ख्यालों में संसार की सभी सड़कों पर और सभी घरों में अनगिनत बूट देखे। फिर तो उसे हर जगह बूट ही बूट दिखाई देने लगे। आखिर उसे लगा कि जैसे उस कोठरी में भी बूट बिखरे पड़े हों। तभी वह अचानक उठ बैठा और सर्दी से कांपता हुआ नंगे पांव बड़ी नरमी से चलता हुआ अपने बगल वाले मुसाफिर के खटिया के पास गया। उसका एक बूट उसने पहना ही था कि उसके तपते हुए पांव में कोई चीज चुभी। उसने बूट उतार डाला, तभी कोठरी के बाहर से उसे अस्पष्ट सी आवाज सुनाई दी। तो डर के मारे उसके पांव वहीं के वहीं जम गए और उसी समय उसने अपनी आत्मा की फटकार सुनी कि वह पतन के रास्ते पर जा रहा है। बाहर की आवाज जब बंद हुई तो वह कोठरी में से निकला। वहां कोई नहीं था। एक तरफ लटकी हुई लालटेन मध्यम सी रोशनी कर रही थी। एलिया ने इधर उधर देखा तो पास ही बूटों का एक जोड़ा दिखाई दिया। उसी समय उसने बिना कुछ सोचे बूट उठाकर अपने कोट में छिपा लिया। फिर एक नज़र वहां सोए पड़े चौकीदार की तरफ देखकर चुपके से फाटक खोलकर वह बाहर निकल गया। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो चीज़ हम दिन में सोचते हैं चेतन मन के द्वारा, अचेतन मन उसे पूरा कर देता है। यही हाल हुआ एलिया के साथ, क्योंकि एलिया को अपने फटे हुए जूतों को देख करके, अनकंफर्टेबल जूतों को देख करके बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती फील हो रही थी। तो इस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ जूतों के बारे में सोच रहा था, इसलिए उसके सपने में भी जूते ही जूते नज़र आ रहे थे। और इसी लालच की वजह से, इसी सपने की वजह से उसने क्या किया, शर्म की वजह से उसे शर्म आ रही थी कि चाचा के घर ऐसे जूतों में कैसे जाएगा। तो उसने क्या किया, किसी मुसाफिर के जूते चुरा लिए और अपनी कोट में छिपा करके वह वहाँ से इधर उधर नज़र बचा करके निकल गया। लगभग आधा घंटा नंगे पांव चलने के बाद उसे बूट पहनने का ख्याल आया। एक पत्थर पर बैठकर वह बूट को कुछ क्षण देखता रहा। आखिर जब वह बूट पहनकर खड़ा हुआ तो उसके अंदर से आवाज आई, पतन, घोर पतन। लेकिन आवाज की तनिक भी परवाह किए बिना वह चल पड़ा। अब वह पहले की तरह तेजी से नहीं चल रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और वह बार बार पीछे मुड़कर देखता था कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। देखिए, क्या होता है कि जब कभी हम गलत काम कोई नहीं किए रहते हैं और अचानक से कभी कोई गलत काम किए रहते हैं ना, तो हमारे अंदर की जो आवाज़ होती है वो हमें फटकारती है। अंदर की जो आत्मा होती है, मतलब हमारी जो आत्मा होती है, वो हमें फटकार लगाती है कि तुम गलत काम कर रहे हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। अगर हम उसे इग्नोर करना भी चाहते हैं तो भी वो हमको इग्नोर नहीं करने देना चाहती है। क्या है कि इसने अपनी आत्मा की आवाज़ को इग्नोर तो किया। जब उसकी आत्मा ने अंदर से आवाज़ लगाई कि पतन, घोर पतन, मतलब तुमने चोरी करके बहुत ही गलत काम किया है, लेकिन उसने उसकी आवाज़ को अनसुना कर दिया।
उसे लगा कि मैं इसकी बात को सुन ही नहीं रहा हूँ, लेकिन क्या था कि उसके अंदर कहीं ना कहीं डर बैठ गया था कि मैंने जिसके जूते चुराए हैं कहीं वो मेरा पीछा ना कर रहा हो। प्रातःकाल का प्रकाश फैलने लगा तो एलिया का डर और बढ़ गया। उसके दिमाग में विचारों ने हलचल मचा दी। उसे लग रहा था कि राह चलते लोग उसकी चोरी भांप लेंगे और फिर उसके चोर होने की खबर चारों ओर फैल जाएगी। आखिर पकड़े जाने के डर से उसने फिर अपना पुराना बूट पहन लिया और चुराया हुआ बूट सड़क के एक तरफ फेंक दिया। तो भी उसका मन शांत न हुआ। रात की घटना रह रहकर उसके सामने आने लगी। उसे बार बार लग रहा था कि उस कोठरी के दोनों मुसाफिर उसके पीछे आ रहे होंगे। फिर इस ख्याल से उसका दिल कांप उठा कि उसके चोर होने की खबर उसकी पत्नी तक पहुंच गई तो अनर्थ हो जाएगा। संपत्ति पाने के पहले ही वह किस अधःपतन को पहुंच गया है। कभी कभी क्या होता है कि जब हमें कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला होता है, उसके पहले ही हमारे मन में लालच आ जाता है और उस लालच की वजह से हम पतन की तरफ बढ़ने लगते हैं। यही हुआ एलिया के साथ। उसे संपत्ति तो मिलने वाली थी चाचा जी की, और उसके पहले उसके मन में चोरी का ख्याल आ गया, तो इस वजह से वह पतन के रास्ते पर चलने लगा। लेकिन फिर उसने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी और अपने चोरी किए हुए जूतों को सड़क के किनारे फेंक दिया। चलते चलते वह रुक गया और फिर लौट पड़ा। उसका फेंका हुआ बूट वहीं पड़ा था। उसे देखते हुए उसके मन में हलचल होने लगी। अगर वह उसे छिपा दे या ज़मीन में गाड़ दे तो वह चोरी उसकी आत्मा से छिपी तो नहीं रहेगी और वह चोरी उसके पूरे जीवन को कलंकित करती रहेगी। अचानक उसने बूट उठाया और धर्मशाला की ओर चल पड़ा। वह धीरे धीरे चल रहा था ताकि अंधेरा होने पर धर्मशाला में पहुंचे। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया था और बड़ी थकान महसूस कर रहा था। उसके कदम डगमगा रहे थे। धर्मशाला में खामोशी थी। उसने रात काटने के लिए जगह ली। फिर मौका पाकर उसने वह बूट वहीं रख दिया जहाँ से उठाया था और अपनी खटिया पर जाकर लेट गया। लेटते ही वह नींद में डूब गया। सुबह उठने पर उसने बचे खुचे पैसों से डबल रोटी खरीदी और वहां से चल दिया। बड़ा सुहावना मौसम था। एलिया अपना फटा हुआ बूट पहने स्वस्थ मन से चल रहा था। आखिर जब वह अपने चाचा के घर पहुंचा तो पता चला कि कुछ ही घंटे पहले वे चल बसे। नौकरानी ने उसे बताया, मालिक ने आपका बहुत रास्ता देखा। 3 दिन पहले उन्होंने आपको तार भी भेजा था। वे कहा करते थे कि आप अकेले ही उनके वारिस हैं, लेकिन आपने उन्हें भुला दिया है। वे आपसे बहुत नाराज थे। जब आज सुबह भी आप नहीं आए तो उन्होंने अपनी सारी दौलत मछेरों के अनाथ बच्चों को दे दी। एलिया लौटकर अपने घर आया। उसकी पत्नी ने सारा हाल सुनकर कहा, अच्छा ही हुआ जो वह संपत्ति हमें नहीं मिली। जिस संपत्ति के मिलने से पहले ही आदमी अपनी ईमानदारी खो बैठे, उसका न मिलना ही अच्छा है। ठीक है। तो क्या हुआ कि एलिया ने अपने चाचा की संपत्ति खो दी। लेकिन चाचा की संपत्ति खोने से पहले वो जो पाप कर रहा था, उसके मन में जो पाप बस गया था, चोरी का जो लालच आ गया था जूतों को लेकर के, वो खत्म हो गया। उसने अपने अंतर्मन की बात सुनी और वो जूते वहीं के पर लौटाया जहाँ से उसने उठाए थे। ठीक है। तो कहानी का सार ये है कि कभी भी कोई संपत्ति अगर आपको मिल रही है और उसके पहले अगर आपके मन में लालच आ जाती है, तो उस संपत्ति का न मिलना ही आपके लिए बेहतर होता है। अगर कोई संपत्ति आपको मिल रही है और उसके पहले आपके मन में लालच नहीं आती है, तो उस संपत्ति का मिलना आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आपके मन में लालच आ जाती है, आपके मन में पाप आ जाता है, तो ऐसी संपत्ति का न मिलना ही आपके लिए बेहतर है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर जिसके लेखक कौन है? ग्रेजिया डेलिडा, और इसका जो अनुवाद है, हिंदी अनुवाद जो है वो सुखबीर ने किया है। ठीक है। मीन्स ये जो चैप्टर है वो इंग्लिश का चैप्टर था जिसको हिंदी में अनुवाद सुखबीर ने किया है। ठीक। अब हम इसका शब्दार्थ देख लेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्य को पढ़ेंगे। इसका शब्दार्थ है कचहरी, अदालत, एकांत, अकेले, प्रतीक्षा, इंतज़ार, रहस्य, गोपनीय, गुप्त,
रवाना, चल पड़ना, खस्ता, फटा पुराना, चारा, उपाय, अनगिनत जिन्हें गिना ना जा सके, मुसाफिर, यात्री, खटिया, चारपाई, पतन, गिरावट, मध्यम, मंद। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं जो टफ वर्ड्स हैं जिन्हें श्रुत लेखन या उच्चारण अभ्यास के द्वारा आप सही कर सकते हैं। मैं एक बार पढ़ के सुना देती हूँ, आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख करके इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कचहरी, एकांत, संबोधित, सख्त, रहस्यमयी, मरम्मत, संपत्ति, अनगिनत, मुसाफिर, मध्यम, अनर्थ, स्वस्थ, दौलत, ईमानदारी और कलंकित। ठीक है स्टूडेंट्स। और हाँ, मैंने आपसे बोला था कि मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ के साथ, मतलब अपने विचार के साथ देना है कि अपनी ज़रूरत या इच्छा पूर्ति के लिए चोरी के अतिरिक्त अन्य रास्ते भी हैं या नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। अगर हैं तो कौन से रास्ते हैं, और अगर नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं। ठीक है, ये आंसर आपको देना रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।